अपने कायम टीवी देखने वाले सामीन को वसीम नकवी की जानिब से और कायम टीवी की जानिब से एक मरतबा फिर बदलते हालात में खुशामदीद कहते हैं। सामीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारा ये सिलसिला पिछले कई हफ्तों से जारी है और हमारी कोशिश होती है कि दुनिया के बदलते हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर हम एक नज़र डालें और हमारे साथ हमारे जो मेहमान हर प्रोग्राम में आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों में उसकी आगाही उजागर कर सकें और साथ-साथ आने वाले वक़्त के लिए हम अपनी कम्युनिटी को तैयार कर सकें, मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे और ज़हनी तौर पे कि हम जो बदलते हुए हालात होंगे दुनिया के, वो किस तरफ जाएँगे, कैसे जाएँगे। जैसे कि आपको इल्म है कि वुहान से जो ये वबा शुरू हुई, जिसे कोविड-19 कहा जाता है और ये चलती हुई यूरोप, यूरोप से अमेरिका और मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में भी जाकर के इसने अपने अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहा ये जा रहा है कि बांग्लादेश की एक बढ़ती हुई आबादी में तकरीबन 2 मिलियन लोगों को ये अफ़ेक्ट करेगी। वजह जब पूछा जाता है और मीडिया पे देखा जाता है, तो पता ये चलता है कि जनाब वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में चूँकि रेफ्यूजी मौजूद है, जो कि वुहान के और मुख्तलिफ ममालिक से, बांग्लादेश से के जो नेबर कंट्रीज़ है, जिसमें बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान है और दूसरी कंट्री से आए हुए बहुत बड़ी एक बड़ी तादाद है महाजरीन की। साथ-साथ इंडिया से भी बहुत बड़ी माइग्रेशन हुई है, बदलते हुए हालात जो पिछले अरसे में जो हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ थी की तब्दीली की वजह से, उनके एक बिल की वजह से, तो उसकी भी बहुत सारी वजूहात है। खैर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे साथ होंगे। हमारे आज आपके लिए जो स्पेशल गेस्ट हमने बुलाए, जी हाँ, सिर्फ याहिया नकवी साहब, जो एक वसी तजुर्बा रखते हैं, 35 साल पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं। नीदरलैंड में और सीरिया में और मिडल ईस्ट के अंदर इनकी बड़ी गहरी नज़र है और इन्होंने बहुत मुख्तलिफ मीटिंग्स वगैरह अटेंड की हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है यूनाइटेड नेशन में, ओआईसी में और डब्ल्यूटीओ और वीआईपीओ जिसे हम कहते हैं जनाब, द वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, टोक्यो में जो ये मीटिंग हुई थी 1990 96 में। तो इस तरह की बहुत सारे इनको वसी तजर्बा है और हमारे यूनाइटेड नेशन में स्पेशल एनवाई भी रह चुके हैं। हम वेलकम करते हैं याहिया नकवी साहब को और याहिया साहब की तरफ चलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे कि हमारे इस बदलते हालात में अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी जो एक गहरी नज़र रखते दुनिया की सियासत पे, ज़ाहिर है कि इतने बड़े ओहदे पे रह के बहुत सारे इनको अवार्ड से भी नवाज़ा गया है। सीरिया में ख़ास तौर से उस ज़माने के जो प्रेसिडेंट थे, उनकी तरफ से इनको अवार्ड में नवाज़ा गया। पाकिस्तान की सियासी बसीरत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ख़ास तौर से जो मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता के हालात को बहुत शुरू से देखते चले आ रहे हैं, उसको भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बहुत क्लोज़ रिलेशन में काम कर चुके हैं। और अब कनाडा में जी मुक़ीम है और यहाँ पे सादात अमरोहा की जो सोसाइटी उसके प्रेसिडेंट भी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी अब यहाँ हमारे जो सादात अमरोहा के एक आबादी है, तो उसको ये कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ऑनरेबल मैं खुशामदीद करता हूँ हमारे जो एम्बेसडर, फॉर्मर एम्बेसडर याहिया नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, वालेकुम सलाम वसीम साहब। सबसे पहले मैं माज़रत चाहूँगा कि आपका माशाल्लाह जो प्रोफ़ाइल है वो अगर मैं पढ़ने पर आऊँ तो मुझे तकरीबन आधा घंटा चाहिए। इतनी अचीवमेंट है माशाल्लाह पूरी दुनिया में, यानी मैं देख रहा हूँ जेनेवा में और आपके टोक्यो में, मतलब शायद ही कोई दुनिया का ऐसा नाम रह गया हो आपकी प्रोफ़ाइल में। अगर कोई कमी रह गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल आप जैसे काबिल आदमी का हमारी कम्युनिटी में इज़ाफ़ा और हमारे टेलीविज़न पे आना और हमसे बातचीत करना हमारे लिए बहुत ही बाइस इज़्ज़त की बात है याहिया भाई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम में हम जल्दी से आगे बढ़ें क्योंकि मटेरियल हमें पता है कि बहुत है और आप जैसी शख्सियत जब हमारे पास आती है तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम आपसे ऑब्ज़र्व कर सकें और अपने सामईन तक पहुँचा सकें, उतना ही अच्छा है। लोग चाहेंगे आपको सुनना और आपको सुनते हैं, चूँकि आप मेरे रेडियो के ऊपर भी आया करते थे और रेडियो पे माशाल्लाह आपका लोग हमें रिक्वेस्ट करते थे कि आपको बुलवाएँ और आपको सुनें, क्योंकि आपकी जो महारत है और आपका अंदाज़े गुफ्तगू है, वो अपनी नौइयत में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। याहिया भाई, जैसे कि आपने देखा कि ये कोविड-19 जो चला है, ये वुहान से चलता हुआ और आज ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है और हमारे तमाम पूरी दुनिया में इस वक़्त एक लॉकडाउन की सिचुएशन है। हम तमाम लोग घर में बैठे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा, फ्यूचर इसका समझ में नहीं आ रहा। दुनिया के प्रेसिडेंट इसके बारे में कहने से कासिर हैं। आज वो 1 हफ्ते के लॉकडाउन को कहते हैं कि खोल देंगे, फिर उसके बाद डेट्स उसकी एक्सटेंड होती रहती है।
बैंक का एक अजीब सूरत हाल समझ में नहीं आ रही, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हुई हुई है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप बताइए कि व्हाट इज द कोविड-19, ये है क्या असल में? ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है और बहुत ही अच्छा। देखिए, ये तो खैर सबको पता है कोविड-19 के ये एक वायरस है जो पूरी दुनिया में पेंडेमिक की तरह फैल गया है और इसका किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म का वायरस है। लेकिन इसका जब आपने कोविड-19 की बात की है तो मैं आपके नाज़रीन के लिए ये किस्म का आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है क्योंकि इसमें इतना कुछ कहा जा सकता है और इतना कुछ लिखा गया है और पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी सोशल मीडिया जितनी फेसबुक जो भी आप उठा के देखें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर तरफ ये कोविड-19 का चर्चा है और हर किस्म की बातें चारों तरफ से हो रही हैं और इस वक्त मुझे लगता है कि इट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स और इसके बारे में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों, क्या है, ये सब चीजें। बहरहाल आपके नाजरीन के लिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करूंगा ताकि उनको थोड़ा सा ये समझ में आए कि क्या मसाइल हैं और किस तरह होते हैं वायरस के। तो सबसे पहले तो मैं ये आपके नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि वो ये समझ लें कि वायरस होता क्या है, यानी वायरस कहते किसे हैं, वो किस किस्म की चीज है। और जैसे वायरस है तो इसी तरीके से बैक्टीरिया, तो वायरस इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है। तो वायरस और बैक्टीरिया में बेसिकली क्या डिफरेंस है, तो मैं बिल्कुल 2 लफ्जों में ये बताना चाहता हूँ कि वायरस जो है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो कि जीन्स की तरह की एक छोटा सा न्यूट्रल सी चीज है। ये है तो थोड़ा सा लाइफ, लेकिन खुद से नहीं जीता। ये दूसरी किसी चीज पे बैठ के, जैसे ऑर्गन्स हैं, लिविंग ऑर्गन्स हैं, उन पे बैठ के बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। उन लिविंग ऑर्गन्स में अपनी ये जो केमिकल इफेक्ट्स हैं और बैड इफेक्ट्स हैं वो पैदा करता है और उसको बहुत तेजी से बढ़ता है और वहां से निकल के फिर पूरी माहौल में फैल जाता है। तो ये एक किस्म के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो ह्यूमन सेल्स में, जीन्स में जिसे कहते हैं, सेल्स के अंदर जीन्स जीन्स होती हैं उसमें हो जाते हैं। और खास तौर से ये लंग्स, लीवर, किडनीज, ब्लड और इन में बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसी तरीके से ये जो वायरस है ये किडनीज वगैरह को बहुत इफेक्ट करता है और आदमी की मौत बहुत जल्दी से हो जाती है। बैक्टीरिया जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, यानी वो पूरा एक सेल की तरह होता है, ह्यूमन सेल की, और वो लिविंग बॉडी है और वो खुद ब खुद ग्रो करते हैं टूट टूट के। और वो खराब बैक्टीरिया जो है वो इंसान की बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिसे आप कहते हैं जुकाम खांसी मतलब इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो है वो फिर अच्छे बैक्टीरिया को जो बॉडी के उनको खाना शुरू कर देता, मारना शुरू कर देता। तो वो इफेक्ट है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें बैक्टीरिया जो लिविंग सेल्स हैं। लेकिन जो वायरस इन्फेक्शन है ये तो एक किस्म की बहुत स्मॉल सेल है, इसके ऊपर एक चर्बी या एक किस्म की प्रोटीन चढ़ी हुई होती है और वो जाके अंदर एक्टिवेट हो जाती है और बहुत बुरी तरह एक्टिवेट करती है। अब हुआ ये है दुनिया में, सबसे शुरू से मैं बताऊं कि ये तो वायरसेस जो हैं ये तो जब से दुनिया पैदा हुई है उस वक्त से पैदा हो गए हैं, चल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में हर जगह है। और वो जो है, जो साइंस ने रिसर्च की है दुनिया में, वो बैक्टीरिया पे तो बहुत रिसर्च हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे। वायरल इन्फेक्शन पे इतनी रिसर्च नहीं हुई। वायरसेस हैं भी बहुत ही दुनिया में हजारों किस्म के, इनका कुछ पता नहीं चलता। तो इसकी रिसर्च वायरस की, और इस आजकल के जमाने में तो नए से नए वायरसेस निकलते चले जा रहे हैं और ये इतनी तेजी से हवा में और हर जगह ट्रेवल करते हैं कि इनको रोकना किसी के बस का काम नहीं है। यानी हवा में, हवा के साथ, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के साथ, ये जैसे 1819 में 1918 में आपको याद होगा स्पेनिश फ्लू था। जी, तो उस वक्त तो एयर ट्रेवल वगैरह कुछ भी इतना नहीं था, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया, वहां 6 मिलियन डेथ हो गई, यूरोप से अमेरिका गया। ये कैसे गया होगा? ये हवा ही है इस तो एटमॉस्फेयर आपके में। ख्याल में क्या ये उससे ज्यादा खतरनाक है ये? ये कोविड-19 तो इसलिए खतरनाक है कि एक तो ये कि इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि है क्या। दूसरी चीज ये कि एयर ट्रेवल, वर्ड कॉन्टैक्ट्स और इतनी ज्यादा एयर कम्युनिकेशन हो गई है और उसके अलावा भी दूसरी जो वेव्स हैं वो इतनी तेजी से चल रही हैं कि वो बहुत तेजी से फैल सकता है और फैल रहा है। और इसीलिए
नए नए वायरसेस देखिए निकलते चले आ रहे हैं दुनिया में। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ आपसे माजरत के साथ पूछना चाहूंगा, क्या आपके ख्याल में ये कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका बिहेवियर चाइना में जरा डिफरेंट अंदाज से था, अमेरिका में थोड़ा सा डिफरेंट हार्डर आया, इटली में थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रांग, पाकिस्तान में लाइट, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं महसूस होता कि इज अ फैमिली ऑफ कोरोना और इज द सेम वन वायरस है जो सब जगह ट्रेवल कर रहा है? देखिए ये बड़ी थ्योरीज चल रही हैं, इसे कहते हैं कि गेस वर्क या थ्योरी वगैरह, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये वायरस एक ही है, कोरोना वायरस, जो कि वुहान में सबसे पहले शुरू हुआ था, और उसको जब दिसंबर में शुरू हुआ था, दिसंबर 2019 में, इसीलिए इसको कोविड कहते हैं। कोविड का मतलब कोरोना, और विड से वायरस एंड डी से डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज 19 में। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये जो है ये चिमगादड़ों से निकला है, और चिमगादड़ बहुत खाते हैं। और उस वक्त वुहान में ये हुआ है कि उन्होंने बहुत तेजी से इसको कंट्रोल कर लिया है, और उनकी क्योंकि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उन्होंने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया कि कहीं आदमी जा ही ना सके, और उनको बंद कर दिया। अच्छा, अब ये इसमें थोड़ी सी बीच में पॉलिटिक्स आ गई, जो आप कह रहे हैं ना, अमेरिका और यूरोप और मुख्तलिफ इलाकों में। वो पॉलिटिक्स ये आई कि जब ये शुरू हुआ वुहान में, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चाइनीज वायरस है, और ये चिमगादड़ खाते हैं, ये फलाना, और इसलिए ये चीनी वायरस है, इसको इसका नाम वुहान वायरस रख दो। तो ये लोगों ने, सबने, आम पब्लिक ने, मीडिया में सब ये शुरू हो गया, खासतौर से अमेरिकनों ने कहा ये चाइनीज वायरस है। लेकिन उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया। अब जब ये फैला दूसरी जगह, तो ये मुख्तलिफ वायरस नहीं, ये एक ही वायरस है। ये तो दुनिया में सारे जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये एक ही किस्म का वायरस है, और वैसे ही इसके ऊपर चर्बी, ये सब चीज एक ही चीज है। ये तो रिसर्च में इन्होंने देख लिया कि वायरस डिफरेंट नहीं है, कहीं डिफरेंस नहीं आया इनमें, वो एक ही है। लेकिन अब वो चाइनीज ये कह रहे हैं कि अमेरिकनों की एक टीम गई थी दिसंबर में, और वहां उनकी फ्रेंडली मैचेस भी थी, फ्रेंडली एक्सरसाइजेस भी वुहान में थी, और बहुत थी, और वो कई सौ अमेरिकन वहां गए थे फ्रेंडली। और जब ये वापस गए हैं, तो फिर ये वहां उन्हें लग गया, और वो फैल गया। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स और इस सब चीजों पे कोई बिलीव नहीं किया सकता है, तो एक दूसरे को ब्लेम गेम चल रहा है। असल बात ये है कोविड वायरस की कि ये एक नए किस्म का वायरस क्रिएट है। इसके बारे में ये ना पहले था, ना कहीं है, ना इसको सुना, ना गया। अब ये मसला है, ये पूछने का मसला, ये सोचने की बात है, जिसके बारे में बहुत सी थ्योरी चली कि ये कहाँ से निकल आया। वो कह रहे हैं चिमगादड़ तो हमेशा से केव्स के जमाने से रहती हैं, जी बिल्कुल। केव्स में भी आदमियों के साथ चिमगादड़ें रहती थी, जो अभी भी जो खोले स्लम्स हैं, उनमें भी चिमगादड़ें रहती, और प्रिमिटिव हर जगह सब। तो ये क्या बात हुई कि आज चिमगादड़ों से निकल आया, पहले चिमगादड़ों से कुछ नहीं हुआ? तो ये भी कोई, इस पे भी बड़ी डिबेट चल रही है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं जी। जी, मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसे कि चमगादड़ की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इसी तरह कुछ लोग, आप देखें, आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से भी एडिशन कर रहे हैं। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि जो चमगादड़ के साथ साथ कहीं कहीं 5G के साथ कनेक्ट किया जा रहा था, मगर क्या ये भी पॉसिबल है कि इसको 5G से ये कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? उधर चाइना अमेरिका को ब्लेम कर रहा है कि आपकी तरफ से हम पर आया, और पूरी दुनिया अब चाइना के ऊपर कोर्ट में जा रहे हैं इनके ऊपर केस करने के लिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो खैर एक पॉलिटिक्स है प्योरली, कि चाइना उसको कह रहा है, अमेरिका उसको कह रहा है, दिस इज प्योरली पॉलिटिक्स। इसका वायरस जो है, वो मसला ये कि वो वायरस जो है वो है एक ही। अब चाहे इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, ये स्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, और इस डिबेट में पढ़ने से कोई मसला नहीं। मसला ये है कि और भी थ्योरीज हैं इसके साथ। एक तो थ्योरी ये है कि ये सब काम जो हुआ, ये इस वजह से वायरस पैदा हो गया नया किस्म का, पहले क्यों नहीं था? और भी जैसे मैं कह रहा था ना, मेरी बात ये थी कि चिमगादड़ों के साथ तो आदमी हमेशा रहता था, जी। केव्स में भी रहता था। ये अभी कहाँ से ये नया किस्म का चिमगादड़ वायरस आ गया? तो इसकी एक थ्योरी ये है। जैसे आपने बताया 5G, देखिए आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, और भी जगह बहुत लिखा गया, और जगह बात हो रही कि ये जब एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज चलती हैं, या जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज चलती हैं,
एक दफा एक पेंडेमिक हुआ था, वो मैंने कहीं देखा, पढ़ा या किसी सोशल मीडिया पे कोई क्लिप देखा कि जब पहली दफा वो टेली प्रिंटर इजाद हुए और माइक्रो ये वेव्स चली, टेलीकम्युनिकेशन वेव्स, टेलीफोन की या दूसरी वेव्स जो थी टीवी की या और दूसरी टेलीफोन की, तो उनसे रेडियो एक्टिव वेव पैदा हुई और रेडियो एक्टिव वेव नीचे आ गई, एक वायरस शुरू हो गया और स्पेनिश फ्लू भी शायद इसलिए था कि वो रेडियो एक्टिव वेव थी और एटमॉस्फेयर में उससे डिस्ट्रक्शन तो होगा और नई किस्म के केमिकल पार्टिकल्स बन सकते हैं। तो अब भी ये है कि ये G4 यानी G5 कहते हैं जनरेशन 4 और जनरेशन 5 की जो ये वायरलेस वेव्स चल रही हैं, ये तो इतनी पावरफुल हैं कि वो वेव्स जो पुरानी टीवी की या जो दूसरी हैं कंप्यूटर की, या अब तो हालत ये है कि पूरी दुनिया पूरी सैटेलाइटों से के उससे जमघट भरी पड़ी है, पूरी पूरी बिल्कुल। दुनिया की जो ऊपर की लेयर है वो सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स इतनी वेव्स रेडियो एक्टिव वेव्स फेंक रहे हैं और वो रेडियो एक्टिव वेव वो जो वेव्स हैं वो जो वायरलेस वेव्स हैं वो रेडियो एक्टिव फील्ड्स क्रिएट कर रही हैं और रेडियो एक्टिव फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट करती हैं, वो पूरे एटमॉस्फेयर की जो बाकी चीजें हैं उनको असर करती हैं। अच्छा, अब G5 जो है, जो आपने मुझसे सवाल किया, वो G5 ये है कि वो उससे आगे बढ़ गई हैं जो रेडियो एक्टिव फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब तो वो एक किस्म की इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं। अच्छा, ये जो वेव्स हैं वायरलेस वेव जो होती हैं, ये इस वेलोसिटी ऑफ लाइट की तेजी से चल रही हैं और वो इंटेंस करते करते इतना हो गया कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो गया। इधर आपने बटन दबाया, उधर दूसरे की तस्वीर आ गई, उधर उसकी बात भी, पहले तो आवाज सुन रही थी, तस्वीर आ गई, पूरी प्रोसेस सामने आ गई। अब वो उसमें फिर उन्होंने डाटा जमा करना शुरू किया और डाटा पूरी दुनिया को डाटा में और इंस्टेंट, तो उसमें और भी काम बढ़ रहा है। तो उसके लिए अब वो G5 जो है वो तो कंक्रीट में से, यानी जैसे एक्सरेज होती हैं वो रेडियो मैग्नेटिक और मैग्नेटिक नहीं, वो कंक्रीट में से गुजर के ह्यूमन बॉडी पे आ जाएंगी। और ह्यूमन बॉडी तो जाहिर है कि वो, और ये भी तजुर्बा किया गया था कि जहाँ यूरोप में या कहा वुहान में, कि जब वो पहली G5 उन्होंने छोड़ी तो वो चिड़िया उड़िया मर गई। ये मैंने सोशल मीडिया पे सुना है, मैं इसका नहीं। तो G5 ये मैं समझता हूँ कि ये जो रेडियो G5 का चल रहा है, इससे भी ये वायरस कोई ना कोई केमिकल, कोई लेकिन इफेक्ट आ सकता है। लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुई होगी, इन्होंने ये तमाम चीजों को मलूज़ खास रखा होगा कि कहीं ऐसा नहीं कि दुनिया की आबादी के ऊपर असर पड़े। तो मेरे ख्याल में कि इसको टेस्ट कर लिया गया होगा। इसमें आज जो इब्तिदाई मराहिल होते हैं, जिसे जो टेस्टिंग पीरियड है उसके अंदर तो शायद ऐसा हुआ हो, लेकिन फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि मेरा नहीं ख्याल, जाती ख्याल में बता रहा हूँ आपसे, आपकी बात नहीं कर रहा, कि मुझे नहीं लगता कि G5 की वजह से खुदा न खास्ता कोई दुनिया इंसानी जिंदगियों पे कोई असर पड़ेगा। इब्तिदाई मराइल में तो आप कह सकते हैं कि जैसे कोई वैक्सीन की टेस्टिंग होती है तो आप पहले जानवरों पे करते हैं, फिर इंसानों पे करते हैं, फिर उसके रिजल्ट, तो अभी ये इब्तिदाई मराइल में है। तो आगे चल के जो अगर इस तरह से लोगों की अगर सोशल मीडिया की कॉन्स्पिरेंसी को यकीन कर भी लें हम, तो इससे तो बहुत दुनिया की बड़ी आबादी पे फर्क पड़ जाएगा। तो वो 5G नहीं का किसके ऊपर यूज करेंगे फिर? नहीं, देखिए बात ये है, सारा मामला ये है कि बात ये चीज इस तरह चल रही है, जिसे मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन बॉडी या दुनिया का जो है लिविंग बींग्स है, पौधे हैं, चिड़िए हैं, नबातात हैं, जो भी हैं, और सबसे बड़ी ह्यूमन बॉडी सबसे कॉम्प्लेक्स है इन सब जानवरों में, हर चीज में कॉम्प्लेक्स है। ये अडेप्ट कर लेते हैं जितनी मर्जी उस पे चीजें आए। जैसे G4 अडॉप्ट कर लिया तो रफ्ता रफ्ता ह्यूमन बॉडी विल बी इम्यून, कह देंगे हम, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इम्यून हो जाएंगे, इम्यून बढ़ जाएगा। और फिर उसके साथ साथ उसके जो यूज के तरीके हैं वो भी थोड़े से बताए जाएंगे लोगों को, उससे वो ट्यून अप होंगे, उसकी वो एहतियातें करेंगे। जैसे अभी हमें बताया जाता है कि आप जो अपना मोबाइल है अपने सिराने रख के ना सोए, कम से कम 2 फीट 3 फीट की डिस्टेंस पे रख के। इसी तरीके से ये जो G5 के जब यूज होंगे तो ये इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन जब शुरू होगा तो किसी ना कुछ वायरस आ गया। बहरहाल ये एक थ्योरी है, इसके लिए आप कह नहीं सकते कि ये वायरस जो है ये कोई जी G5 की बिल्कुल, वजह से आ रहा है बिल्कुल उसी तरह। ये तो बिल्कुल उसी तरह हो गया, जब शुरू-शुरू में माइक्रोवेव आया था तो उसको कहा जाता था कि इसके आप रेडिएशन से दूर रहें क्योंकि इसकी रेडिएशन बहुत खतरनाक है। और फिर जिन लोगों को हार्ट में पेसमेकर यानी बैटरी लगी होती थी,
तो उनको कहा जाता था माइक्रोवेव से दूर रहें। बाद में वो स्टील के बर्तन यानी मेटल के किसी बर्तन को नहीं रख सकते थे। अब चूंकि वक्ता वक्ता जब तरक्की होती चली गई, इनके ऊपर रिसर्च होती चली गई, तो अब जो नए माइक्रोवेव आए उसमें आप स्टील के या मेटल के बर्तन रख के भी गर्म कर सकते हैं। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल बजा फरमाई आपने, ये इब्तदाई मराहिल है। तो जी ये नए जब आगे बढ़ेगी तो वैसे माइक्रोवेव का मैं आपको बताऊं अभी भी इफेक्ट होते हैं लोग कहते हैं जो अभी हमारे घरों में माइक्रोवेव है उनमें भी कहते हैं कि बिल्कुल करीब ना खड़े हो, जरा दूर हटके खड़े हो जाएं बॉडी को, या बच्चों को ज्यादा ना करीब करें। इफेक्ट तो होता है जरूर, लेकिन इम्यूनिटी की बात है। ये जो वायरसेस हैं ये ह्यूमन बॉडी में या इन लिविंग बीइंग में जितनी इम्यूनिटी ज्यादा होगी, यही आपको कोरोना वायरस में भी बताया जा रहा है कि जितनी इम्यूनिटी ज्यादा होगी उतनी ही उसका वायरस का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो बेसिक चीज ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो इम्यूनिटी जो ह्यूमन की फिर वो वैक्सीन से बढ़ाएंगे या दवाओं से या जिस चीज से यूसेज से बढ़ाएंगे वो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अच्छा, एक तो वायरस का ये हो गया कि ये G5 वगैरह जैसे आप बता रहे हैं। इसके अलावा जो वायरसेस आए हैं, जैसे ये नए नए रोज आ रहे हैं, पहले HIV आ गई, फिर सार्स आ गया, फिर एबोला आ गया, फिर ये स्वाइन फ्लू भी एक आया था। ये ऐसे नए नए वायरस हैं जिनको आपने पहले नहीं सुना था। मतलब प्लेग आपने सुना, कॉलरा आपने सुना, दूसरी पेंडेमिक सुनी, इनको नहीं सुना। ये नए नए वायरस की एक थर्ड वजह ये है कि ये ग्लोबल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। देखिए ग्लोबल पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, उसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं दुनिया में। ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के अलावा ओजोन लेयर में जगह जगह सुराख हो गए हैं, वहां से ओजोन लेयर्स भी आती हैं, उनसे भी नए नए किस्म के ये वायरसेस बन रहे हैं। और इतनी पोल्यूशन हो रहा है कि प्लास्टिक और का इस्तेमाल बेइंतहा, और तमाम किस्म की चीजें जो इसको आप कहते हैं कि वो जो एग्रीकल्चर में, बायोटेक्निक में, और सब्जियां मुर्गियां हर चीज में ये चीजें खिला रहे हैं उन्हें जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए। केमिकल्स भी हैं, यूज ऑफ केमिकल्स बहुत है फूड में, हर चीज में। उसकी वजह से भी वायरसेस बढ़ते हैं बहुत से। अब ये चमगादड़ों की बात मुमकिन है ऐसी चीजें कुछ खिलाते हो चमगादड़ों को ये लोग वहां या कहीं, कि उसकी वजह से कोई वायरस इफेक्ट आ गया। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि इन्वायरमेंट को कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल इतनी क्लीन हो गई है कि नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए द ग्लोब इज अ गुड टू गो। मतलब बहुत क्लीन हो गई है, ओजोन को भी, आसमान को भी, और समंदर की जो बहुत सारी जगह ऐसी कि जहाँ समंदरी जो मछलियां वगैरह थे वो अब समंदर के किनारे आने लगे। और हमने ये भी देखा कि आपका जो आपके बहुत सारी जगहों पे जो जानवर थे वो शहरों की तरफ उन्होंने रुख किया, ऑस्ट्रेलिया में देखने में आया। तो एक तरह से दुनिया को इसका फायदा भी हुआ है, दुनिया थोड़ी सी सफाई की तरफ भी गई है। हाँ, ये पोल्यूशन तो कम हो गया फिलहाल जी। आप अभी कह रहे हैं ना, ये जो यूज है उससे पोल्यूशन कम हो गया है, और ये नो डाउट पोल्यूशन कम हो गया। लेकिन ये, और वो पोल्यूशन इसलिए कम हुआ कि आपका ये जो कारें हैं, एयरप्लेन हैं, शिप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, सब रुक गई हैं। तो दैट कैन बी, यू कैन से इट्स ए पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन कोरोना वायरस का जो है वो अभी तक ये डिबेट चल रही है कि क्या ये किस किस्म का लैब में पैदा हुआ या कहाँ पैदा हुआ, क्या है। तो इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला कि ये किस किस्म की चीज चल रही है, और लैब में अभी इसकी टेस्टिंग हो रही है कि क्या है और क्या इसमें क्या इसमें मसले खड़े हुए। जी, आप कुछ फरमा रहे हैं? अच्छा, तो ये एक है कि कोरोना वायरस जो है वो अब इसका क्या बनेगा। मसलन ये है कि ये इस वक्त क्योंकि नहीं है, तो इसका इन्होंने इमीडिएट हल वायरस, आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी जो है ये कोरोना वायरस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ इन्होंने एक वो रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इसका इलाज है, या ये कि इंसान की जो है अपनी इम्यूनिटी वो बढ़ जाए, उसका ये इलाज है। जी, लेकिन मैंने देखने में मुशाहिदे में ये भी आया है कि हमारे खासतौर से पाकिस्तान में और कुछ अमेरिका में भी आपने देखा होगा, मिशिगन में लोग इज्तिमाई तौर पे आ गए बिना किसी मास्क के। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि साफ खौफ ज्यादा फैलाया जा रहा है, ये बीमारी इतनी सीरियस नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज बरोज उसकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद चाइना ने तादाद सही नहीं बताई,
तो कुछ ऐसी भी सूरत हाल है। तो हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, हम लोग खास तौर से कनाडा में रहने वाले काफी मैं कहूंगा कि अमेरिका से जरा मुख्तलिफ लोग हैं कि उन्होंने वॉलंटरली अपने आप को लॉकडाउन किया हुआ है। तो मैं इस बात से कासिर हूँ समझने में कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन करें, लॉकडाउन किया, और दूसरी तरफ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। तो क्या ये वाकई उनको इतना ही खतरनाक है जितना कि वो समझ रहे हैं लॉकडाउन होने वाले, या इतना खतरनाक नहीं है जो इसको अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो ये कि जिस तरह से ये फैला है बुरी तरह, और जिस तरह से नंबर्स, अब तो हमारे पास डाटा आ जाता है ना फौरन, ये पहले जमाने में नहीं होता था। इवन एबोला कितनी, अब तो बहुत ही इस पे वो फोकस है। तो एकदम, तो एक मसला ये है कि जिस तरह से ये फैला है, और जितनी यानी 2-4 फिर 1000 फिर लाख, अमेरिका में यूरोप में ज्यादा है, हमारे यहाँ भी अब बहुत है। तो इससे खौफ बहुत बढ़ गया, खौफ तो हो गया है। क्योंकि खौफ इसलिए है कि कितना वाइल्ड हो जाएगा, कहाँ कहाँ पहले 14 दिन के बाद तो पता चलता है इसका कि भाई ये किसको, और जिसको जो कैरियर है उसका पता ही नहीं कि वो कैरियर है कि नहीं है, उसको जब तक टेस्ट न कराओ। तो टेस्ट की फैसिलिटीज नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि खौफ बहुत है, लेकिन इसका खौफ हो या जो हो, इसका को रोकने का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कि जिसको लग गया, अब उसने फैलाना है, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा और कहाँ कहाँ फैलाएगा। हमने कनाडा में तो बड़ा कंट्रोल कर लिया, फ्लाइट देखिए, और लोग सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए जो बाहर से आए थे, और उन्होंने टेस्ट भी करा लिए जिनको जरा सा शक था, और टेस्टों की फैसिलिटीज भी थी। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई टेस्ट की फैसिलिटी नहीं। अमेरिका में भी ये हुआ कि उन्होंने टेस्टों पे इतना जोर नहीं दिया। यूरोप में, जहां इटली और स्पेन में फैला, वो इसलिए फैला कि उन्होंने वो उसको लॉकडाउन नहीं किया, उस पर उन्होंने वो नहीं, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जहां किया है, जहां नहीं हुआ वहां वो फैल गया। और बहुत सी ऐसी जगह भी, जैसे इंग्लैंड में है, उन्होंने देर से किया, तो ये उनकी कंप्लेंट्स थी को देर से हुआ। अच्छा, अब जो कि सूरत हाल चेंज हो रही है क्योंकि रमजान का महीना आ गया पूरी दुनिया में, और खासतौर से मुस्लिम ममालिक में। और मुस्लिम ममालिक की एक बहुत बड़ी तादाद आप तो देखें मिडिल ईस्ट में है, और मिडिल ईस्ट का चूंकि आपका एरिया भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इसी तरह जो मुस्लिम ममालिक ज्यादातर इस तरफ है। और यूरोप और अमेरिका में तो समझ में आता है कि यहाँ पे लोग हुकूमत का पूरी जो भी गाइडलाइन उसको फॉलो करते हो। मैं देख रहा हूँ या टोरंटो में खासतौर से फॉलो किया जा रहा है। मसाजिद में मना कर दिया गया है कि आप अपने घर के अंदर नमाज अदा करें और घर में ही आप इफ्तार वगैरह करें, वरना तो यहाँ मरकज में तमाम मरकज जो है एक से एक बढ़ के काम करते थे। इफ्तारी का एहतमाम होता था, बाद जमात नमाज होती थी, हम लोग सब बच्चों के साथ जाया करते थे। तो शायद हम लोग तो कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश, इस रमजान में क्या वो इसको फॉलो कर पाएंगे? भाई देखिए, सबसे पहली बड़ी मिसाल तो सऊदी अरब की, जहां खाना काबा और मस्जिद नबवी है। वहां तो उन्होंने लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट कर दिया है कि वहां रमजान में नहीं होंगी नमाजें, और होंगी तो बहुत कम आदमियों की होंगी, बहुत ही कम आदमी। मतलब खाने काबा का आप क्या, रमजान में तो हद से ज्यादा लोग जमा होते थे वहां। मस्जिद नबवी में 27 रमजान को तो हद से ज्यादा लोग आते थे, 27 मिलियन की फिगर थी पिछली दफा की। तो वो तो अब बंद है। रहा ये पाकिस्तान की अगर आप बात, अच्छा, ये जहां अथॉरिटेटिव, टोटल अथॉरिटेरियन है ना, ये जैसे सऊदी अरब हो गया, या शेखडम्स हो गई, या और जैसे ये इलाके हैं, ये इनमें तो कंट्रोल, वो उन्होंने मस्जिदें बंद कर दी हैं, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। रहा ऐसे इलाके जैसे पाकिस्तान है, मिस्र है, इराक है, अफगानिस्तान है, इनमें ईरान भी उसमें शामिल है कुछ हद तक। लेकिन इनमें अभी उलमा समझ तो गए हैं, और उन उलमा मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं कि ये बात ऐसी नहीं है, इसके लिए एहतियात जरूरी है, और एहतियात का तकाजा है कि वो ये करें। तो वो मान रहे हैं कि 6-6, अच्छा, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो 6 फीट की है, तो 6 फीट तक लोग खड़े होकर नमाज पढ़ लें। तो अगर नहीं करेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि नुकसान होगा। देखिए, अगर मानेंगे नहीं तो वहां नुकसान होगा। तो ये उलमा को भी समझना चाहिए कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, और इंसानी जानों से ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं है। घर पे नमाज पढ़ा जा सकता है। खैर, वहां तो पाकिस्तान में मैं देख रहा था मीडिया पे कि अगर उल्मा मना भी कर दें और उनको कहा गया है कि सेहतमंद अफराद और ज्यादा कम उम्र और ज्यादा
ओल्ड एज के लोग मस्जिद में ना आए, यंग जनरेशन आ जाए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंट्रोल जी, कर पाएंगे लोग जब वहां तक के नहीं उलमा। मानेंगे तो नुकसान उठाएंगे, और नुकसान उठाना जो है वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। देखिए पाकिस्तान जैसा मुल्क, तो अब आप ये भी अब देखिए इस वक्त जो चल रहा है काम, बातें चल रही हैं जो पूरी वर्ल्ड मीडिया में हर जगह आ रहा है कि जो रिच कंट्रीज हैं, WHO भी ये कह रहा है कि जितनी रिच कंट्रीज हैं वहां जी। पर ग्राफ जो है वो अब पीक पे पहुंच गया है, और अब नेक्स्ट स्टेज जो है उनकी फ्लैट होने की है, और वो कम भी हो जाएगा। लेकिन जो अभी वेव आएगी पुअर कंट्रीज में, एशियन और अफ्रीका में जो अभी वेव आने वाली है वो बहुत ज्यादा है, और उसका इफेक्ट बहुत बुरा होगा, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है, वहां पर लोगों को यानी गेटोज और स्लम्स भी ज्यादा हैं, और लोग करीब करीब रहते हैं, उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं कि वो दूर हो जाएं, और वहां पर पोल्यूशन भी ज्यादा है वहां पर हर चीज की। तो वो अभी एशिया और अफ्रीका में तो ये वेव पहुंचेगी तो पता नहीं क्या बनेगा, कितने मिलियन मरेंगे। ये बड़ा खौफ है हमें इस बात का, और ये समझना चाहिए उलमा को भी और सबको कि ये खौफ है। रमजान के अलावा भी ये हो सकता है बाद में। अभी तो ये है कि ये एक आध महीने में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने पहले ही से वार्निंग दे दी है कि नवंबर में इस साल ये रिसर्च हो सकता है, ये रीमर्ज हो सकता है, बावजूद इसके अगर हम मेजर्स में ना ले सके, ये तो यहाँ लोकल। तो जो सेकेंड वेव जो है वो तो हमारी अभी एशिया अफ्रीका के लिए वार्निंग है कि वो आएगी, तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास तो फैसिलिटीज इतनी कुछ नहीं, लोग तो मिलियंस में मरेंगे, तो इसके हाँ। लिए हमें बहुत एहतियात करनी है। अच्छा, पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन की कोशिश की जा रही है, जर्मनी में की जा रही है, फ्रांस में, अमेरिका में, अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं वैक्सीन के, इंग्लैंड में की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में। चाइना ने अभी रिसेंटली हमने सुना था कि मोहम्मद अकरम जो पाकिस्तान के आर्मी के अहदेदार हैं, उन्होंने टेलीविजन पे भी आके कहा था कि अगले 3 महीने में चाइना हमें वैक्सीन दे देगा। तो वैक्सीन के हवाले से आपका क्या ख्याल है? क्या एक कंट्री अगर जिसका ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है और वो वैक्सीन ले आती है, तो क्या वो उस वैक्सीन को पूरी ग्लोब के लिए क्या उसको अप्रूव कर दिया जाएगा या आ जाएगी वैक्सीन? और अगर नहीं है अभी तो कितना वक्त लगेगा वैक्सीन? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कह रही है कि इसमें 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तो जब तक ये वैक्सीन नहीं आएगी तो उस वक्त तक तो ये लॉकडाउन हमें कंफर्म हो गया कि हमें लॉकडाउन रहना है जब तक वैक्सीन नहीं आती। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि वैक्सीन अगर आएगी तो कहां से आएगी और कौन लेकर आएगा, कब तक लेकर आएगा? देखिए ये तो रिसर्चेस बहुत तेजी से शुरू हो गई, मीडिया में न्यूज में सब जगह मौजूद है, और गवर्नमेंट्स भी चाह रही हैं। अमेरिका भी, जर्मनी में शुरू हो गई है, इंग्लैंड में शुरू हुई है, और अमेरिका में हर जगह शुरू हो गई, चाइना में भी शुरू है। लेकिन जो कंसेंसस है जनरल वेस्टर्न रिसर्चर्स का और सब तमाम का, चाइना की बात मैं अभी बाद में बताता हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि इसके बिल्कुल 100% सही रिजल्ट आने में 21 महीने लगेंगे। 21 महीने का मतलब यह है कि एंड ऑफ 2021 और अर्ली 2022। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि ये जो थ्रेट है, जो हमें वो है खतरा और थ्रेट डेंजर, ये 2022 तक चलेगा। चाइना ने जो दवाएं बताई हैं और जो है वो हैं जो मलेरिया या फ्लू या उसकी जो वायरसेस में होती है उनका कुछ मिक्सचर बना के दिया है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही। अगर होती तो एकदम से निकल आती, लेकिन वो उन्होंने उसमें भी वो उन्होंने अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वहां हो रहा है, फिर रिसर्चेंस हो रहा था। तो लेकिन रिकवरी में जो दवाइयां आ रही हैं वो वही चीजें हैं जो पुरानी वैक्सीन है। नई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई, और ये 2022 तक ये चलेगा। 100% इनकी गारंटी कि 2022 तक इनकी एस्टिमेट ये लोग लगा लेते हैं इनकी अपनी। तो 2022 तो अभी क्या, हम तो 4 महीने 3 महीने नहीं सस्टेन कर सकते इसको। 3 महीने में भी ये हमारा काम जो है ये दुनिया का तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त 6-7 मिलियन लोग तो सिर्फ उसमें अनएम्प्लॉयड है, अमेरिका में 1 मिलियन कनाडा में अनएम्प्लॉयड है, और पाकिस्तान में तो आप गिनती नहीं कर सकते, करोड़ों करोड़ों लोग जो डेली वेजेस हो सकते वो बिल्कुल घर बैठे फाके हैं। वो बुरा हाल है कि मतलब एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही उनको, और सारी चैरिटीज और हर आदमी सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो ये चीजें जो है कि ये बहुत ही यानी लोगों को खौफ इससे आता है, तो खौफ ज्यादा कर दिया है लोगों को इन्होंने सब चीजों से, और वो ये नहीं चाहते कि मिलियंस मर जाए।
अब गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी कोशिश कर रही है वो सपोर्ट करने की, सब कुछ करने की, लेकिन अभी तो सेकंड वेव जब, मैं तो बहुत खौफजदा इसलिए बैठा हुआ हूँ, और फिक्रमंद के जो एशिया अफ्रीका में जो आएगी ना, वहां तो है ही नहीं कम्युनिटी जो अलग रह सके, डिस्टेंस कर सके। तो ये इसका बड़ा खतरनाक सूरत हाल है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अब ये है मसला सबसे बड़ा जो है कि ये वैक्सीन जो आएगी तो इसमें क्या वैक्सीन ऐसे, मतलब ये तो फिर इन्होंने जो रिसर्च कर रहे हैं, ये किस किस्म की रिसर्च कर रहे हैं और कैसे जी वैक्सीन? सर, मेरे पास शिकागो से एक टेक्स्ट आया है कि आपसे सवाल पूछा गया है कि WHO वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने जो नया आज कहा है कि जनाब पाकिस्तान में 2 लाख केसेस हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, अगर इसको लॉकडाउन ना किया गया तो पाकिस्तान को कौन रोकेगा कि ये 2 लाख केसेस यानी केसेस की तादाद ना बढ़े, और किसकी सुनी जाएगी? आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान की इतनी बात सुनी जाती है कि वो इसको रोक सके? क्योंकि वार्निंग आ गई है पाकिस्तान की, जहां मेरे पास सवाल है। इसमें दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है, असफर नाम इनका शिकागो से, कि 26 मिलियन लोगों की जॉब नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं इन दिनों में? कौन सी जॉब ढूंढे, या किसे किस तरह सरवाइव कर पाएंगे ये? देखिए, ये तो WHO की प्रेडिक्शन अपने जगह पे है, और वो इसी लिए है कि उन्होंने किसी डेटा पे, किसी फिगर्स पे जो जो इंपिरिकल होती है ना, जैसे डिडक्शन, एक तो ये इस मुल्क में ये नहीं हुआ तो ये हो गया, इंपिरिकल डिडक्शंस पे निकाली है, ऐसी कोई पाकिस्तान की कोई डेफिनेट फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हो नहीं सकती हैं ना, हमारे पास है, तो WHO की क्या होंगी। और ये पहले भी एक हमें रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से पिछले 15 दिन पहले अभी, कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि वर्स्ट जो एपी सेंटर होगा इकोनॉमिक डिजास्टर का, वो पाकिस्तान होगा। इस किस्म की आपने शायद सुनी हो ये बातें। तो वो उन्होंने तो इकोनॉमिक उससे कही थी, WHO ने इंपीरिकल हिसाब से ये लगाया कि इतने दिन में ये हुआ, इतने दिन में, और ये लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं। ये तो है, लेकिन ये खतरा है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये खतरा है। लेकिन अब वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, या तो भूख से मर जाए एक बात, और भूख के बाद एनार्की आ जाए मुल्क में, और कोई कंट्रोल किसी चीज का ना हो, और या ये कि हम इस 2 लाख से कम करके 1 लाख कर लें। तो हम कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन वगैरह की सबकी, लेकिन हम भूख से नहीं मरने दे सकते। तो इमरान खान की जो ये पॉलिसी है, मेरे अपने जहन में ये है कि इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है, हम कुछ और कर नहीं सकते। अगर हम करेंगे तो हम तो वैसे ही भूख से मर सकते हैं, और उसके इफेक्ट ज्यादा बुरे हैं बनिस्बत इसके कि अब कुछ इनको कम कर दें, 2 लाख को कम कर दें। अब कराची जो बड़े शहर है ना, कराची वगैरह, इनमें तो अभी किसी, यहाँ तो एक कर्फ्यू की सूरत है, और वहां बहुत ज्यादा वो है। तो इसलिए हमारे पास मजबूरी, हम कोई काम नहीं कर सकते। ये तो एक सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल ये था कि जो 26 अनएम्प्लॉयमेंट है, मिलियन 26 मिलियन लोगों की जॉब नहीं है इस वक्त। जी जी, तो वही तो कोशिश हो रही है कि देखें, कंस्ट्रक्शन की हम सर इंडस्ट्री खोल रहे हैं। ये चूंकि अमेरिका में है, तो अमेरिका के हवाले से इन्होंने सवाल किया है, इनका नाम असफर है। 26 मिलियन लोगों की इन्होंने फिगर दी है जी, अमेरिका से। ये होगी, सही है। 26 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2 जी करोड़ 60 लाख आदमी जॉबलेस हैं। ये बिल्कुल सही होगी इनकी फिगर, मैं इसको मानता हूं। तो उसके लिए ही तो हमने वो स्मार्ट जिसे हम उसमें कहते हैं कि स्मार्ट, क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग या स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट। स्मार्ट, जो हमने ऐसी इंडस्ट्री जिसमें के खतरा नहीं है, जैसे ये आपका कंस्ट्रक्शन है, या जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री में होते हैं, या जो फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें डिस्टेंस, तो उन लोगों पे इम्पोज करके हमने हल्के हल्के खोलना शुरू किया है। तो 26 मिलियन की तो जॉब शायद ना लग सके, लेकिन मेरा ख्याल है कि 15-20 मिलियन की जॉब अगर शुरू हो जाए तो वी कैन सस्टेन अबाउट 8-9 मिलियन लोग की बात हो सकती है। वो चैरिटीज है सब, हम लोग, हमारे यहाँ चैरिटीज बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं सबके सब। पाकिस्तान में तो देखने में ये आया कि चाहे लोग टैक्स दे ना दें, लेकिन चैरिटीज में बहुत आगे बढ़ के आते जी, हैं। सब हम, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड मैं देख रहा था, पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 10, बल्कि टॉप 5। मैं कहीं पढ़ रहा था कि चैरिटी, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर के
हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी बहुत काम कर रहे हैं, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमें देखिए, अगर आपने ये छेड़ी दी बातें, तो पाकिस्तान की थोड़ी सी बात आप कर लें कि IMF से $1.5 बिलियन का उन्होंने हमें स्पेशल ग्रांट दी है, कि जो हम कर्जा ही है, ग्रांट तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत डेफर्ड पेमेंट के साथ साथ। फिर हमारे अपना जो ये किस्त है अभी $3 बिलियन, ये $4 बिलियन की 4.5, ये डेफर कर दी है। फिर G20 के में कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी हमें मिलेंगे। फिर वर्ल्ड बैंक ने हमारे लोन्स रिशेड्यूल करने पे राजी हो गए हैं। फिर और जो यूरोपियन यूनियन के फंड्स हैं और दुनिया के जितने फंड्स हैं, वो भी हमें सपोर्ट के लिए मिल रहे हैं। चाइना बहुत सपोर्ट कर रहा है इंडिविजुअली लेवल पे, उनके फंड्स भी हैं। और चाइना का CPEC एक्टिविटी उनके अंडर में शुरू हो रही है, ये हमारे अंडर में नहीं, वो उनके, तो वो भी। तो हमें बस, और एक ये कि अल्लाह से सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि कोशिश तो हम अपनी कर सकते हैं, लेकिन वही के मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाली बात है। तो जो भी बहरहाल बेहतर हो सकता है, मैं इमरान खान की पॉलिसीज को इस पे निगेटिव, क्योंकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट इसमें सब शामिल हैं, सबके मशवरे हैं, इवन उलमा के भी। तो बस यही है कि इससे ज्यादा अच्छा, हम जब आपने इमरान खान की बात की तो मैं एक सवाल और आपके सामने रखूंगा। आपने देखा कि पेट्रोल की, गैस की क्या पोजीशन है पूरी दुनिया में, मार्केट जिस तरह से क्रैश हुई है। अमेरिका के अंदर खासतौर से -$37 चला गया गैस। सऊदी अरब में, मिडिल ईस्ट के अंदर भी आपने देखा कि तकरीबन $10 to $15 की गैस की प्राइस आ गई। इसको, गैस मार्केट को आप कैसे देखते हैं, क्या ये कम बैक करेगी? देखिए, बात ये है कि अब जमाना तेल का खत्म हो चुका है। दुनिया जो है उसको अब तेल की बजाय वो इलेक्ट्रिकल कार्स पे जा रही हैं, नॉन ऑल्टरनेट एनर्जीज पे जा रही हैं, नॉन पॉल्यूशन सोलर एनर्जी की पैनल बहुत चाइना में सबसे ज्यादा लग गए, पाकिस्तान नहीं तो और मुल्कों में, मैक्सिको में। तो वो जो तेल है उसकी वैल्यू कम से कम होती चली जा रही है, एक बात तो ये है। और वो इसीलिए ये दुनिया के मुल्क जो हैं, ये जल्दी से जल्दी अपना तेल निकाल के बेचना चाहते हैं। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, ये तो बहुत ही लो प्राइस हो गई है, और इसमें तो इस मौके से इमरान खान यानी पाकिस्तान की हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को मिलकर फायदा उठाना नहीं चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके ऑयल को स्टोर किया जाता। जैसे चाइना ने एक बड़ी मिकदार में अमेरिका का ऑयल और मिडिल ईस्ट का ऑयल उसने बहुत, क्योंकि प्राइस अनबिलीवेबल प्राइस थे, नेगेटिव प्राइस जो कि हिस्ट्री में कभी देखने में नहीं आए, तो उसने एक बहुत बड़ी स्टोरेज की। अगर पाकिस्तान इतने स्टोरेज कर लेता अपने पास कि आने वाले 4-5 साल के लिए भी स्टोर कर लेता, तो मेरा ख्याल था कि फिर गवर्नमेंट को, लोगों को, आवाम को इमदाद देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाकिस्तान फिर तेजी से तरक्की करता, सनद हमारी चल जाती। अगर ये स्टोर कर लें, कम से कम 5 साल का तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, जो इस वक्त प्राइस है, कम प्राइस के ऊपर। देखिए, बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम हमारी बहुत ज्यादा इस पे काम कर रही है, सब चीजें काम कर रही है। मसला ये है हमारे साथ कि हमारे पास जितनी स्टोरेज कैपेसिटी वो हमने फुल कर ली, यानी इवन शिप्स जो हैं, हमारे जहाज भी हैं, उनको भी भर लिया हमने। और तमाम जो भी यानी पानी की टैंकरों को भी, जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे, उनको भी भर लिया। अब हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी तेल के लिए है ही नहीं। अच्छा, जब जब हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं, तो हम क्या इससे ज्यादा खरीद सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज अब ये कर रही है हमारी हुकूमत कि वो मतलब फॉरवर्ड बाइंग होती है। फॉरवर्ड बाइंग ये कि इस वक्त अभी 28 है, तो अगर हम आपको बेच रहे हैं 30 का, तो आप 30 का लेंगे या 35 का लेंगे। तो हम निगोशिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हो भी गया है एक इस हफ्ते या अगले हफ्ते, कि फॉरवर्ड बाइंग को हम ब्लॉक कर लेंगे अपना। उसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा, उसमें रिस्क होता है कि और नीचे चले। अब देखिए ना, 27 के बजाय 20 पे आ जाएगा तो हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमें 30 पे खरीदना है। और लेकिन अगर 27 की बजाय 35 पे जाएगा तो हमें फायदा हो। तो ये रिस्क दोनों तरफ का है, लेकिन हम जैसे चाइना ने किया वही हम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार हमारी कैपेसिटी जितनी है, जितना पैसा होगा, जितना उतना ही हम खरीद सकेंगे, जितनी मुल्क की रिसोर्सेज है वही तो करेंगे, उससे आगे नहीं। लेकिन ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तवक्को हमारी यही थी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी मजीद बढ़ा के इसको स्टोर किया जाए, तो हमारी इंडस्ट्री जो बिल्कुल बहुत ही खस्ता हाल है, पिछले हुकूमतों में भी काफी तरक्की नहीं हो सकी, तो इंडस्ट्री का पहिया बड़ी तेजी से चल सकता है। कम दामों में तेल मिलेगा तो बिजली की कीमतें भी कम होंगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी। जब पेट्रोल की कीमत कम होगी तो 33%
खुद ब खुद खुर्द अशिया के जो है वो कम हो जाएंगी, तो हुकूमत को फिर अपनी तरफ से रिबेट देने की या इमदाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेरा ख्याल ये था। मैं आपको दोबारा लेकर आऊंगा अपने टोरंटो कनाडा की तरफ, क्योंकि अभी हम चूंकि बात चल रही थी कोविड-19 के हवाले से, और आप देखिए कि रमजान बिल्कुल यानी कल से शुरू हो चुका है, कल से पहला रोजा है। कुछ लोगों ने तो खैर आज भी पहला रोजा हो गया है। तो अब पहला रोजा हमारा हो गया, तो आप अपनी कम्युनिटी को बीइंग अपनी कम्युनिटी को आप किस तरह से देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर कैसे करनी चाहिए? मार्केटों में हम जाएं तो हम ग्रोसरी के लिए कोशिश करें कि रोज जाएं ना जाएं, और इसकी सेफ्टी मेजर किस तरह से लेके चलें? अकॉर्डिंग टू द सिटी तो उन्होंने सेफ्टी मेजर दे दिए, लेकिन एक इंडिविजुअली और एक इज्तमाई भी हम पर एक लाजिम जिम्मेदारी है कि अपनी फैमिली को और अपनी कम्युनिटी को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हुए लेके चल सकते हैं। जरा इस पर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, एक तो ये कि जो यहाँ पर तो खैर बहुत डिसिप्लिन है हम लोग, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने यहाँ बताई हैं वो हमें 100% फॉलो करनी चाहिए। और इस स्कूलों की, अब स्कूलों की वो ऑनलाइन शुरू हो गई हैं एजुकेशन, वैसे भी तो वो हमें अपनी ऑनलाइन स्किल्स वर्क करने की बढ़ानी चाहिए। और जो भी हमारी डायवर्जन हो, ये हो कि हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें कि इस दौरान अपनी जो ये स्किल्स हैं ऑनलाइन इंटरेक्शन की, और वो बढ़ाएं, और उसके हिसाब से घरों से काम करें, घरों से बिजनेस करें, कोशिश करें। और न्यू एवेन्यूज बहुत से हैं, लेकिन जो फ्यूचर एवेन्यू है वो सिर्फ डिजिटल डिजिटल स्किल्स हैं, यानी कंप्यूटर स्किल्स, ऑनलाइन काम की है। तो इस वक्त को हम ऑनलाइन स्किल्स बढ़ाने में लगाएं और ऑनलाइन कॉन्टेक्ट बढ़ाने में लगाएं, और कोशिश करें जितनी भी ऑनलाइन काम है, और एजुकेशन, यानी अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार करें। और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज में यही है कि डिस्टेंट लर्निंग, डिस्टेंट वर्क, वर्क फ्रॉम होम, डिस्टेंट कांटेक्ट, हर चीज ये ऑनलाइन सब चीजें होंगी। तो एक तो हमारी कंप्यूटर को माइंडसेट चेंज कर देना चाहिए अपना, कि माइंडसेट ये है कि वो अच्छा, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो उनका भी फायदा है ऑनलाइन पे, मतलब ये कि जैसे प्लम्बर्स हैं या और दूसरे वर्कर्स हैं या दूसरी चीजें हैं, तो वो भी ऑनलाइन में अपने बढ़ा सकते हैं अपनी अपने कॉन्टेक्ट्स। और ये तो ये है। और दूसरे जो यहाँ के जो भी रेगुलेशंस हैं वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, और अपने आप को हर हालत में इस वबा से बचाना है। और तीसरी आखिरी जो सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह से मुस्तकिल दुआ करें, और मुस्तकिल अल्लाह की तरफ लौ लगाएं कि परवरदिगार इस वबा से, इस मनहूस जो हमारे ऊपर ये अजाब आ गया है, इससे हमें और हमारी कम्युनिटी को, हमारे फैमिलीज को, हमारे बच्चों को अपनी रहमत में रखें, और हमें चारों तरफ अपनी रहमत के घेरे में ले ले, और हमें इन सब चीजों से बचा। और इसी तरीके से नेक काम की तरफ हम कोशिशें करें कि जो हम सही काम कर सकते हैं, जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी इबादत लोगों की मदद है। वो खुद ये सोचें कि किस तरह से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और सेल्फ हेल्प से बढ़ के कुछ नहीं, कम्युनिटी को एक दूसरे से मदद करने की बहुत सख्त जरूरत है। जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, और हम यकीनन हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं आपको सुन भी रहे हैं, उसके ऊपर अमल भी करेंगे। यही नकवी साहब, मेरे पास सवाल तो बहुत हैं, और मुसलसल मेरे पास टेक्स्ट आ रहे हैं आपसे सवालात के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, और वो उसके जवाब मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकेगा। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि हम आपके साथ एक मीटिंग और करें, एक सिटिंग और करें, और अगले प्रोग्राम को यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। बड़ी सहर आफ्तर गुफ्तगू आप फरमाते हैं, और लोग आपको सुनते भी हैं। आखिर में आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज सबसे बड़ा ये है कि देखिए, उन लोगों की सोचें कि जो लोग इस वक्त वाकई बहुत परेशानी में हैं, और पता करें, कोशिश करें एक दूसरे से यानी खुद से मालूमात करें डिस्क्रीटली, खामोशी से, कि भाई किसी की कोई ऐसी मजबूरी है कि जिसमें वो मदद कर सकें, या वैसे भी माली, जुबानी भी हमदर्दी बहुत है, माली हमदर्दी भी है। और दूसरी, अगर कोई बीमारी में कुछ है, मदद को वो चाहिए कुछ, और वो सब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें ज्यादा से ज्यादा, और अपने कांटेक्ट बढ़ा के और एक दूसरे से खैर खैरियत पूछते रहें, और इज्तिमाई दुआएं करते रहें। जी इज्तिमाई बहुत दुआएं बहुत जरूरी हैं, और मदद, सेल्फ हेल्प बहुत जरूरी है। जी, जी बहुत-बहुत शुक्रिया
सिफ्त याहिया नकवी साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। सामईन, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जनाब सिफ्त याहिया नकवी साहब मौजूद हैं और प्रोग्राम को हम आज यहीं इसको मुंतकिल करते हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम को हम यहीं से अपना सिलसिला शुरू करेंगे और इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। जाने से पहले बस हम आपसे यही कहेंगे कि बराए मेहरबानी जो आपकी सिटी की जो एक गाइडलाइन आपको दी गई है, आप उस पे अमल करें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। रमज़ान में कोशिश करें कि अपने रमज़ान में आप अपने घर में गुजारें, बच्चों के साथ गुजारें। अवॉइड करें कि अपने रिश्तेदारों में या बहन-भाइयों में जाके रोज़ा खोलना एक अच्छी बात है, मगर इस वक़्त चूँकि सिटी की गाइडलाइन है और सुनने में ये भी आ रहा है कि सिटी कुछ मोहल्लों में जाके टिकटिंग भी कर रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेके किसी दूसरे मोहल्ले में जाते हैं और इत्तफ़ाक़न अगर वहाँ पे चेकिंग हो जाए और पार्किंग गाड़ी में, तो आपको टिकट भी मिल सकता है। बहरहाल ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं और आप इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखेंगे और उन लोगों का ज़्यादा ख़्याल रखिएगा जिनका कोई ख़्याल नहीं रखता। जैसे हमारे मेहमान ने फरमाया कि आप अपने इर्द-गिर्द देखें, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना है और इसको इबादत में और एक-दूसरे के साथ भाईचारगी में गुज़ारें। मुझे वसीम नकवी को यहाँ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफ़िज़।